गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऋषिकेश। मैम वो हुआ नहीं था, मैंने रिस्टार्ट करके देखा, पावर ऑफ करके देखा, शट डाउन करके देखा, नहीं हो रहा है। एक और प्रोसेस होता है ना पासवर्ड ब्रेक करने का। हाँ, वैसे दो मेथड है, दोनों के दोनों मैंने एक तो उसके अंदर लिखी हुई है और हाँ हाँ। दूसरी मेथड जो मैंने आपको बताई थी वो है रिकॉर्डिंग में जो है वो है। ओके। ये कौन सी कहाँ पे लिखी हुई है? एक वो एग्जाम पेपर के अंदर लिखी हुई होगी। हम्म, तो चाहे जिस प्रोसेस से हम ब्रेक कर सकते हैं ना। क्या बोल रहे हो? दोनों में से चाहे जिस प्रोसेस से हम एग्जाम में पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी जो है ना वो मैंने जो बताई थी ना वो वाली मेथड जो है वो सही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना उनको मतलब RD हम्म। डॉट ब्रेक और कंसोल ऐसा करके एक ऑप्शन है। ऐसा हो तो मैं फिर हम्म। से आपको एक बार बता दूंगी वो प्रोसेस। ओके। कौन सी मेथड जो है, वैसे दोनों मेथड से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दोनों मेथड आपको हम्म। याद रखनी है कि एक मेथड से ना हो तो दूसरी मेथड जो है वो आपको आनी चाहिए। हम्म। ओके। तो पासवर्ड ब्रेक आपका हुआ ही नहीं है ऐसा बोल रहे नहीं मैम, जैसे हम सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना, रिस्टार्टिंग के टाइम क्लिक पे। क्लिक क्लिक नहीं हो करना है। क्लिक हो। ई ई प्रेस करना है, सेकंड ऑप्शन पे जाके ई प्रेस करना है, एंटर नहीं करना है। ई प्रेस करना। हाँ, मेथड जो है ना उस एग्जाम के अंदर उसमें लिखा हुआ प्रोसेस है, देखो उस टाइप से भी एक बार कर लो तो आइडिया जाए। ओके। ई प्रेस करोगे ना तो वहां पे आपको एडिट का ऑप्शन जो है वो आएगा और फिर उसके अंदर आपको क्या एडिट करना है वो बताएगा। हो गया। आप एंटर करोगे ना इसलिए ऐसा होगा। मैंने ई नहीं प्रेस किया था, मैं एंटर कर रहा था पहले। हम्म। अभी आ गया है। हाँ, तो वो इसीलिए ऐसा होगा। ओके। अभी वो सारे स्टेप जो है वो फॉलो कर लोगे तो पासवर्ड ब्रेक जो है हम्म। बन जाएगा। हो गया? कर रहे हो क्या पासवर्ड ब्रेक? अभी तो नहीं कर रहा मैं। अभी करूंगा, लेक्चर के बाद करूंगा। ओके, ठीक है, मुझे लगा आप कंटिन्यू कर रहे हो पासवर्ड ब्रेक। ठीक है, चलो तो फिर ऑलमोस्ट बेसिक कमांड्स और फंडामेंटल जो है वो हम लोगों ने देख लिया है। अभी हम लोग पूरा रेड हैट जो है वो नेटवर्क पे किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक से यूज करने वाले हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। ओके।
उसके लिए एक फर्स्ट टॉपिक है आपका, वो है एसएसएच। नेटवर्क जो है वो हम लोगों ने देख लिया है, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, वो बेसिक्स क्वेश्चंस है Okay. जो आपको नेटवर्क के लिए, या तो बेसिक्स नेटवर्क जो है वो आना चाहिए, जो आपके इंटरव्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आएंगे। भले आपका लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू हो, लेकिन उसमें आपको नेटवर्क के क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सारे आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि Okay. नेटवर्क जो है वो रेड हैट में भी इतना इम्पोर्टेंट है, और सेकेंडली एडब्ल्यूएस में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्लाउड में। तो नेटवर्क के वन थिंग मैम, डिवाइसेस, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर और लिनक्स इंजीनियर दोनों की अलग अलग जॉब होती है या एक ही बंदा दोनों करता नहीं अलग अलग जॉब तो नहीं होती है, बट प्रोफाइल है? अलग अलग है। प्रोफाइल में एक्चुअली में कुछ जगह पे क्या होता है, एज अ नेट, एज अ रेड हैट इंजीनियर यानी कि लिनक्स इंजीनियर, एज अ सर्विस इंजीनियर यानी कि उनको फील्ड वर्क भी मिलता है उसमें। और सिस्टम Okay. एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको ऐसा है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एज अ, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, सपोर्ट सर्विसेज, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उनको लेते हैं। कि Okay. जैसे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, एज मैंने सर्वर लिया हुआ है रेड हैट का, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं किसी को कॉल करूं, कस्टमर केयर को कॉल करते हो, कैसे सर्विसेज मिलती है, तो वैसे एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता है। या तो उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट के थ्रू, या तो फिर प्रोजेक्ट के अंदर इन सारे ऑप्शंस जो जितने भी उनको मिले हुए कि भाई इतना पार्ट आपको करना है, उतना पार्ट उनका काम Okay. होता है। बाकी एज ए इंजीनियर जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी, उसको आता ही है सारी चीजें, लेकिन कभी कभी उसको बाहर जाके भी वो सारी चीजें सॉल्व करनी होती है। Okay. ठीक है, चलो तो यहाँ पे एसएसएच यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग सिक्योर शेल। Host. ओके, यस, सिक्योर शेल होस्ट। अभी एसएसएच जो है वो पहले तो काम कहाँ पे आता है, और ये एसएसएच जो है हम लोगों को पढ़ना क्यों है, फर्स्ट थिंग। अभी कोई भी सिस्टम के अंदर रिमोट एक्सेस करना है, आप रिमोट एक्सेस सर्विसेज आपको चाहिए, तो आपको Okay. रिमोटली कनेक्ट करने के लिए एज माइक्रोसॉफ्ट आपको देता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। हाँ, RDP. ये डिफॉल्ट देता है। और जब आप लिनक्स में आओगे तो लिनक्स में आपको एसएसएच जो है डिफॉल्ट मिलता है। आप लिनक्स में एसएसएच से रिमोट कनेक्ट करोगे, विंडोज के अंदर आरडीपी से रिमोट कनेक्ट करोगे। Okay. अब यहाँ पे एसएसएच जो है वो पहले तो उसके बेनिफिट्स क्या है, तो सबसे पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ लिनक्स में काम करता है, यानी कि सीएलआई पे काम करेगा एसएसएच जो है वो। आरडीपी जो है वो विंडोज में यूज होता है, डिफॉल्ट सर्विस है विंडोज की। और एसएसएच जो है वो आपके 22 नंबर की पोर्ट पे काम करता है, Okay. इसके लिए है पोर्ट नंबर 22। अब यहाँ पे जैसे कि पोर्ट नंबर 22 से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है वो अवेलेबल है। अब आप विंडोज ले लो या तो लिनक्स ले लो, लिनक्स के लिए सेम एज इट इज एसएसएच, और विंडोज के लिए भी आरडीपी, दोनों के दोनों रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन कर सकते हैं। Okay. अब यहाँ पे एसएसएच जो है उसके बेनिफिट क्या है पहले तो। अब एसएसएच करने से बेनिफिट ये है कि एक तो फिक्स है कि 22 पोर्ट पे एक्सेस करेगा। दूसरा ये है कि शेल, शेल यानी कि जो आपका टर्मिनल होता है, यानी कि दूसरे मशीन का टर्मिनल या तो फर्स्ट मशीन का टर्मिनल, तो कोई भी सीएलआई मोड होगा तो उसमें अपना टर्मिनल होगा। उस टर्मिनल को वो एक्सेस करते वक्त वो सिक्योरली एक्सेस करता है। Okay. सिक्योरली एक्सेस यानी कि उसके लिए जो डेटा एक्सेस करना, या तो उस मशीन को एक्सेस करना,
ये उसका एक सिक्योर पार्ट बनेगा, उसके बाद वो एक्सेस करता है उसको। अब सिक्योरिटी के तौर पे वो क्या यूज करता है, पहले तो एक्सेस करते वक्त वो पासवर्ड भी यूज कर सकता है। अब मान लो कि उसने एक्सेस किया तो यूजर नेम एंड पासवर्ड पता होना चाहिए, आईपी एड्रेस पता होने चाहिए, तो ही तो एक्सेस कर पाएगा। हम विंडोज में एक्सेस करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर, फिर उसका आईपी एड्रेस, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, ये मुझे पता होगा तो ही मैं रिमोट कनेक्ट कर पाऊँ। या तो वो सब पता होगा, फिर भी आप यहाँ पे जब तक रिमोट कनेक्शन जो है वो ऑन नहीं करोगे, तब तक वो सारी चीजें आपको पता है, लेकिन यहाँ से आपने ऑफ करके रखा हुआ है तो भी यहाँ से एक्सेस नहीं होगा आपका सिस्टम, ओके। सब कुछ पता होने के बावजूद भी। तो एक बार यहाँ से ऑन जो है वो करना पड़ता है, उसके बाद ही वो एक्सेस होता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की बात है, ऐसा ही कुछ लिनक्स में भी होगा। आगे जाके आप लिनक्स में भी ऐसा कुछ चेंजेस जो है वो करोगे कि 22 पोर्ट जो है वो तो डिफॉल्टली अलाउ है, तो वो तो सबको पता है कि 22 पोर्ट आप एक्सेस करोगे तो सामने वाले सिस्टम का टर्मिनल जो है वो एक्सेस होगा। लेकिन उसमें भी सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि अब सबको 22 पता है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पोर्ट नंबर चेंज करके मैं कुछ एक्सेस करूं, फिर मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग अलग अलग फॉर्मेट जो है वो देखने वाले हैं कि 22 पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट कैसे एक्सेस होता है, विथ सिक्योर कैसे, यानी कि विथ पासवर्ड जो है वो कैसे एक्सेस होता है, विदाउट पासवर्ड जो है वो कैसे एक्सेस होता है, एंड चेंज पोर्ट, यानी कि पोर्ट नंबर चेंज करने के बाद कैसे एक्सेस होता है। ऐसे अलग अलग एग्जांपल से हम लोग रिमोट कनेक्ट जो है उसके एग्जांपल सीखेंगे। ओके। इसमें केवल एसएसएच ही होता है और कुछ नहीं होता? नहीं, एसएसएच के अलावा एक्सेस के लिए कोई और प्रोटोकॉल नहीं है। आप रिमोटली कनेक्ट ओके। करो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एसएसएच चाहिए आप, और उसकी सर्विस का नाम है SSHD, ये डिफॉल्ट मिलता है आपको, लिनक्स आपको डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। SSHD सर्विस का नाम है sshd.service करके, जो उसका यम इंस्टॉल करके सर्विस इंस्टॉल करोगे तो ये सर्विसेज आपके अपने सिस्टम में होनी चाहिए लिनक्स में। लेकिन अभी पहले नहीं था, अभी 9 और 8 और वहां पे आपको SSH जो है डिफॉल्ट मिलता है, तो आपको अलग से उसको डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, डिफॉल्टली कनेक्टेड ही है सिस्टम में। चलो अभी सबसे पहले एसएसएच तो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन एसएसएच से पहले आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको एसएसएच जो है वो क्लियर हो। अब उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा वो डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आएगी सर्विसेज, एक आपको पढ़ना पड़ेगा सर्विसेज, दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा फायरवॉल, और तीसरा आपका आएगा ऐसे लिनक्स पॉलिसी। ये 3 अलग अलग टॉपिक आप अंडरस्टैंड करोगे तो आगे जाके एसएसएच में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्विसेज की। सर्विसेज का मीनिंग होता है कि आपके सिस्टम में जो आपको एक्सेस करना है, जैसे कि ये रिमोटली कनेक्ट कर, तब मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे रिमोट कनेक्ट तो करना है, लेकिन उसके लिए मेरे सिस्टम में मुझे क्या चाहिए। ओके। या तो फिर वो जो चाहिए वो चालू है या नहीं, रनिंग कंडीशन पे होना चाहिए, तो रनिंग कंडीशन पे है या नहीं। तो मैं यहाँ पे देखूं सर्विसेज, तो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज में ये कुछ
रनिंग कंडीशन पे है, Okay. कुछ स्टॉप कंडीशन पे है। हम्म, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे इस तरीके से एक्सेसिबल है। अब यहाँ पे इस सर्विसेज में जैसे ये रनिंग और ये सब दिखा रहा है, वैसे यहाँ पे ऐसा तो सर्विसेज के अंदर क्या होगा पहली चीज तो। okay. यहाँ पे आपको लिनक्स बेस्ड सर्विसेज जो है वो कौन कौन से डिफॉल्टली अवेलेबल है। तो सर्विसेज की बात करें तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सर्विसेज तो अवेलेबल है ही, बट जैसे कि हम्म, मैं बोलूँ कि एसएसएच मुझे यूज करना है तो उसके लिए एसएसएच डी सर्विसेज मुझे चाहिए। अब एसएसएच डी क्यों लिखा हुआ है, एसएसएच उसके प्रोटोकॉल का नाम है, और डी फॉर एंड, ये डी जो है वो इसके लिए इंडिकेट है, एंड के लिए। Okay. एसएसएच डी, डी फॉर एंड, और ये उसकी सर्विस का नाम आएगा इस तरीके से। तो हर एक सर्विसेज जो है वो रनिंग कंडीशन पे होगी या नहीं, वो आपको लिनक्स में जाके चेक कर सकते हो। जो जो डिफॉल्ट है वो एक्चुअल बेसिस पे रनिंग कंडीशन पे होगी। Okay. तो यहाँ पे सबसे पहले तो सर्विसेज जो है उस सर्विसेज को चेक करना है आपको। तो उसके लिए आप लिनक्स में क्या यूज करोगे सबसे पहले तो, तब उसके लिए मेरे पास कमांड जो है वो अवेलेबल होंगे। अब जैसे कि ये सर्विस जो है वो तो अभी मान लिया कि है ही मेरे सिस्टम में अवेलेबल है, बट अवेलेबल है लेकिन लॉन्ग टाइम से ये सर्विस जो है वो मेरी सिस्टम के अंदर थी, तो मुझे उसको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है या तो फिर एक बार उसको स्टार्ट कर लेना है, स्टॉप कंडीशन में हो Okay. सकता है, ऐसा मुझे प्रोसेस करना है। हम्म, तो ये सर्विसेज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सर्विसेज जो है उसके फंक्शंस की हम लोग बात करें तो ये क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, यूजर ऑथेंटिकेशन, ऐसे अलग अलग फंक्शनैलिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज आपको। Okay. इस सर्विसेज से अलग अलग सिस्टम फंक्शंस जो है वो यूज होते हैं। हम्म, और ये जब सर्विस कमांड जो है हम लोग यूज करेंगे तो उसका यूज होता है स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए, हम्म, स्टेटस चेक करने के लिए, रिलोड करने के लिए, शो करने के लिए, चेक करने के लिए। ये सिर्फ एस स्पेसिफिक ये सर्विस जो है वही काम करता है। सर्विस कमांड जो है, सर्विस कमांड भी है और सर्विस जो है वो आपको इस तरीके से फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड करती है। Okay. तो यहाँ पे से सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है जिससे आप एक्सेस कर सकते हो, और जो डिफॉल्ट सर्विसेज है उसको देख सकते हो आप। हम्म, Okay. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको चेक कैसे करोगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे लिनक्स में, यहाँ से हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे सीधा तो नहीं लिख सकती, देखते हैं चलो, अदरवाइज उसको ग्रैब करके एक्सेस कर लेंगे। हम्म, ठीक है चलो, उसके लिए कमांड जो है वो आता है बट डायरेक्टली नहीं दिखेगा। अब इसके लिए कमांड आता है जिसका नाम है सिस्टम सीटीएल। Okay. आप यहाँ पे कमांड यूज करते हो सिस्टम सीटीएल, यानी कि कंट्रोलर सिस्टम। हम्म, उसमें जाओगे आप और यहां से लिखोगे लिस्ट
लिस्ट ऑफ यूनिट्स, आप यहाँ पे याद नहीं रहता तो टैप कर सकते हो, लिस्ट ऑफ यूनिट्स, और उस यूनिट्स के टाइप के अंदर मुझे लिखना है सर्विसेज। अब मैं यहाँ पे टाइप, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ऑप्शन है, लेकिन टाइप मुझे देखना है एज पर्टिकुलर सर्विसेज। ओके। तो यहाँ पे आपको ये सारी सर्विसेज जो है ये आपको मिलेगी लाइक इस तरीके से। मैम सर्विसेज कहाँ पर स्टोर होती हैं? सर्विसेज जो है वो बाय डिफॉल्ट आपके जो, ओके। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप ओपन किया हुआ है, हम्म। अब सर्विसेज बाय डिफॉल्ट जो है उसकी एमएनटी फाइल जो होती है, एमएनटी फाइल है, टेम्प पे नहीं होगी, एमएनटी फाइल जो है वो, और ईटीसी फाइल जो है उसके अंदर ओके। डिफॉल्टली उसका स्टोरेज जो है वो रहता है। और जहां पे आपने आपके यूजर जो यूज किए हुए हैं, हम्म। जैसे कि मैंने तो जैसे डेस्कटॉप, अभी मैं हमने कहीं से एक्सेस भी ओपन किया कर तो हम, सकती। हम्म, ओके, जैसे अभी हमने एक्सेस किया यहाँ से सर्विसेज को, हम क्या ईटीसी से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते नहीं, ऐसे जब वो डायरेक्टली वहीं पर नहीं दिखता, अवेलेबल है तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं देख सकते। इसके लिए अलग से कमांड है सिस्टम सीटीएल कर, उसी से ही आपको सर्विसेज जो है वो दिखे, ओके। क्योंकि ये एज एक फाइल जो है वो जनरेट होगा, और फाइल के अंदर आपको अंडरस्टैंड ही नहीं होगा क्या लिखा हुआ है। जब आप ओके। स्पेसिफिक सर्विसेज एक्सेस करोगे तो ही ये आपको टाइप ऐसे सर्विसेज दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ये सारे हम्म। ना पैकेजेस होते हैं, पैकेज को बोलते हैं ना, इससे उसकी पैकेज ही सही है, डॉट सर्विसेज, ये सब पैकेजेस बोलेंगे। तो पैकेजेस जो ओके। है वो तो डिपेंड्स करता है कि आप कितने इंस्टॉल कर रहे हो, बाकी सब कुछ जो है वो ईटीसी एमएनडी उसी के अंदर स्टोर है। ओके। इसीलिए हम लोग पहले ही उसको जब मेंटेन करते हैं और इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, तब हम हर जगह पे जैसे स्पेस आपको प्रोवाइड करनी है कि किसको कितनी स्पेस प्रोवाइड करनी है, तो स्लैश रूट है, स्लैश ईटीसी है, स्लैश है, इन सबको आपको स्पेस प्रोवाइड करनी है। अब स्टार्टिंग में जब आप लिनक्स ओके। पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ाई नहीं होता है, तब आपको आइडिया नहीं होता है कि किसको कितनी स्पेस दूंगा। अब यहाँ पे इतनी सारी सर्विसेज जो अवेलेबल है, अब वो सर्विसेज में आप भी कुछ इंस्टॉल करोगे जब आपको चाहिए होगा तब। ओके। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग उसको 5 या 10 GB जो है वो एक्स्ट्रा इसीलिए ही दे रहे हैं, ताकि पैकेजेस इंस्टॉल हो तो मेरा सिस्टम जो है वो फुल ना हो जाए। क्योंकि डिफॉल्ट पैकेजेस के साथ साथ हम और भी पैकेजेस जो है इंस्टॉल करें, डिफॉल्ट तो जो है वो आएगा ही, ये इतनी सर्विसेज है जो डिफॉल्ट रनिंग है। अकाउंट सर्विसेज, साउंड कार्ड स्टेट, सिक्योरिटी ऑडिटिंग सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट है सर। यस, डॉट सर्विसेज जिसके पीछे लिखा हुआ है वो उसका एक्सटेंशन है, यानी कि वो उसी तरीके से काम करेगा। तो देखो ये एसएसएच की सर्विसेज है, तो ये रही एसएसएच की सर्विस, लिखा है ओपन एसएसएच सर्वर डेमन। ये जो है वो ओपन एसएसएच पे काम करता है, एसएसएच यानी कि उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एसएसएच से कभी भी उसको एक्सेस कर सकते। और आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए, नहीं देखना है, तो इसमें से एज पर्टिकुलर आप SSHD करके चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे सिस्टम सपोज इसकी सीटीएल, कोई सर्विसेज है जो एक्टिव है, हमें उसे इनएक्टिव करना है तो कैसे होगा? हम वो भी बताएंगे, हम आगे जाके वही सीखेंगे हम लोग। ओके, जैसे कि टाइप, अभी ये सर्विसेज जो है, और ये ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे मैंने ऐसे लिख दिया यूनिट्स, तो आप इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ उसके नाम देख पाओगे, सिर्फ ये नाम है, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ नाम है, जिसमें डॉट माउंट, डॉट सर्विसेज, डॉट सॉकेट्स, डॉट टारगेट, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो एक्टिवली है या नहीं वो आपको दिख जाएगा। जितनी ओके। भी सर्विसेज, ऐसा नहीं डॉट पर्टिकुलर सर्विस, मैंने यहाँ पे जब सर्च किया ना तो स्पेसिफिक मैंने क्या सर्च किया था, स्पेसिफिक सर्विस, ये एज ए सर्विस का ही मैंने लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे एज ए यूनिट करोगे,
फाइल्स। तो फाइल्स के साथ साथ आपको ये भी दिखेगा कि वो उसका जो स्टेटस जो है वो क्या है, डिसेबल है, स्टैटिक है, एनेबल है, क्या ऑप्शंस है उसके लिए। तो डॉट पाथ डॉट सर्विस, मुझे यहाँ पे करना है कि ये जो सर्विस है इसका क्या स्टेटस है। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ sshd डॉट सर्विस की काम उसी का काम है मुझे। तो यहाँ पे वो एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट क्या है, एनेबल है, चालू है, एनेबल है। ऊपर जो है वो डिसेबल है, लेकिन यहाँ पे अभी की बात हो रही है, वो अभी के लिए एनेबल है। अब आप चाहते हो कि वो स्टेटस जो हम लोग पहले चेक करें, उसके बाद ये सारी चीजें जो हम लोग डिस्कशन करें। तो उसके लिए आपको करना है systemctl। मैंने यहाँ पे स्टेटस जो है वो चेक कर लिया sshd डॉट सर्विस का। तो स्टेटस एज ए क्या है, एक्टिव एंड रनिंग कंडीशन। एक्टिव एंड रनिंग कंडीशन पे अवेलेबल है। अभी उसको हम लोग कर देते हैं स्टॉप। तो मैंने यहाँ पे कर दिया उसको स्टॉप। अब फिर से हम स्टेटस चेक करें तो देखो क्या आ रहा है, इनएक्टिव, दैट कंडीशन। अभी आप उस लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। देखो अभी एनेबल है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टॉप किया है उसको, यानी कि उसको बंद किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे उसको कर दूं डिसेबल। इनएक्टिव दैट कंडीशन, स्टेटस sshd डिसेबल हो गया। अब ये जो सर्विस जो है उसकी डिसेबल हुई है, उसकी सर्विसेज के पैकेजेस डिसेबल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिसेबल जो है वो दिखाए। अब यहाँ पे सर्विस जो है उसको हम लोग फिर से चालू करना है मुझे। तो उसको यूज करना पड़ेगा एनेबल कमांड, sshd डॉट सर्विस। ये एनेबल होगा, फिर स्टार्ट होगा, और फिर आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हमेशा कोई भी सर्विसेज हो, कोई भी सर्विसेज जब आप नया इंस्टॉल करो, अब मान लो हम लोग SSH पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि SSH हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। तो सबसे पहले काम करना है systemctl स्टेटस sshd डॉट सर्विसेज, ये आपको चेक करना है। तो ठीक है, एक्टिव कंडीशन पे है। एक बार उसको रिफ्रेश कर दो। तो उसके लिए आपको देना है systemctl enable sshd डॉट सर्विस। ये SSHD का मतलब क्या होता है? SSH प्रोटोकॉल और D फॉर एंड। ओके। स्टार्ट sshd डॉट सर्विस, ये अभी हम लोग डिस्कशन किया ना, यही है। मैं आपको यही एग्जांपल बता रही हूँ। ओके। मुझे VS कोड जो है मेरे सिस्टम में चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में मुझे VS कोड चाहिए, राइट। तो मैंने VS कोड पहले डाउनलोड किया। तो डाउनलोड करेंगे तो उसकी exe फाइल जो है वो आएगी, यानी कि एप्लीकेशन फाइल है। वो एप्लीकेशन फाइल से आप उसको इंस्टॉल करते हो। तो मैंने भी एक पैकेजेस को सेट करके यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो VS कोड डिस्प्ले आपको दिख रहा है यहाँ पे, मुझे sshd डॉट सर्विस ऐसे डिस्प्ले दिख रहा है। यहाँ पे सर्विस का नाम जो है वो आता है जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तब। ठीक है, क्योंकि ग्राफिक्स नहीं है इसीलिए ऐसे कोई एप्लीकेशन ऐसा कुछ ओपन नहीं होगा। इसी तरीके से आपको उसको यूज करना।
तो एनेबल, देन स्टार्ट, देन फिर भी आपका काम ना हो तो आपको करना है रीस्टार्ट। ये क्यों करना जरूरी है? फर्स्ट तो ये इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि जब भी हम हमारे सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम से एक्सेस करते हैं तो दूसरे सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास हमारी सर्विसेज जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। आप यहाँ पे सिस्टम सीटीएल करोगे और टैब करोगे तो इतने सारे ऑप्शन है। रिबूट कर सकते हो, रिलोड कर सकते हो, किल कर सकते हो, किल यानी कि डेड कर सकते हो उसको। यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट, यूनिट फाइल्स, यूनिट्स, जॉब, डिपेंडेंसीज। अब डिपेंडेंसीज कौन कौन सी आप यूज करना चाहते हो वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब कौन सी डिपेंडेंसीज, तो ये इसकी ये डिपेंडेंसीज जो है वो अवेलेबल है वो भी बता देगा। कैंसिल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, एनेबल कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। हमें जो चाहिए थे वो स्टार्ट, स्टॉप, एनेबल, डिसेबल, रीस्टार्ट, ये जो 4-5 ऑप्शंस है वही आपको डेली यूजेस करना है। और वो क्यों यूज और करना है? सपोज मैम हमें कोई सर्विसेज ऐसे नॉर्मली चेक करना है कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो किधर से चेक करेंगे? या तो इसमें जाके देख लो, जैसे मैंने HTTPD किया, यानी कि HTTP की सर्विस मेरे सिस्टम में है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे HTTP की सर्विसेज देखी तो देखो httpd.services अवेलेबल है सिस्टम, तो वो मुझे दिख रहा है। तो उस फाइल्स के अंदर जाके चेक कर सकते हैं एनेबल या डिसेबल। और फिर मैंने जो फर्स्ट आपको कमांड दिखाया था कि यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या देख सकते हो, आपकी सर्विस जो है वो देख पाओगे कि आपकी सर्विसेज जो है उसमें कौन कौन सी अवेलेबल है। तो ये सारी अवेलेबल सर्विसेज जो है, जो अवेलेबल है वो है। और आप यूनिट्स में जाओगे तो ये लिस्ट आउट दिखाई देगा। और आप यूनिट फाइल्स में जाओगे तो वो आपको बताएगा रनिंग, कंडीशन, या तो डिसेबल, एनेबल, स्टैटिक। और आपको आपकी सर्विसेज चेक करनी है तो इसमें से आप चेक करो आपकी सर्विसेज। ओके। इसमें से सर्च करना है तो इसमें से करो। ओके, तो सर्विसेज जो है उसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, तो जैसे कि एक और सर्विस है, जैसे मैंने ऐसा नाम लिखा, जैसे SSHD सर्विस है, वैसे ही एक और सर्विस है जिसको बोलते हैं फायरवॉल। ये भी डिफॉल्ट सर्विस है आपके सिस्टम में। और इस सर्विस के लिए उसका एक ये जो फॉर्मेट होता है वो लिखा जाता है फायरवॉल d.service। हर एक सर्विस के नेम के पीछे डी आएगा। अब इसको हम लोग चेक करेंगे ये मेरे सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फायरवॉल डी, तो देखो है अवेलेबल फायरवॉल d.service नाम से। सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पे भी चेक करें उसको, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फायरवॉल डी, है अवेलेबल, एनेबल।
HTTP अवेलेबल है, फायरवॉल अवेलेबल है, SSH अवेलेबल है, मतलब वर्जन 9 में ऑलमोस्ट जो ओके। सर्विसेज एवरीडे यूज होने वाली है वो ऑलमोस्ट सारी जो है वो डिफॉल्टली आपके सिस्टम में अवेलेबल है पहले से। तो आपको लेके आने की जरूरत नहीं है, आपको क्या आना चाहिए, उसको एनेबल करना है एक बार। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एनेबल फायरवॉल। एक बार एनेबल कर दो, एक बार स्टार्ट कर, देखो पहले स्टार्ट और बाद में इनेबल ऐसा नहीं लिख सकते। पहले आप एनेबल करो, उसके बाद स्टार्ट करो, और उसके बाद उसको रीस्टार्ट दे दो। ये 3 ओके। फिक्स कमांड है और ऐसे ही लिखने हैं। हाँ रिस्टार्ट करना आपने, जरूरी है मैम? नहीं जरूरी नहीं, एनेबल स्टार्ट कर दिया और आपकी सर्विस जो है चालू हो गई तो फिर जरूरत नहीं है उसकी। बस नहीं, अभी सर्विस जैसा चालू। मैंने किया तो चालू हो गया, तो भी पूछा मैं। हम्म। अच्छा, विंडोज सर्वर में जैसे होता है, हम करते हैं अगर कोई भी चीज हम इंस्टॉल हाँ किए या फिर, तो उसमें हम रिस्टार्ट करते हैं हाँ बस वही, ताकि प्रॉपर सर्विसेस एग्जीक्यूट हो प्रॉपर जाए। इसमें भी ऐसा है सर्विसेज क्या? हाँ सेटअप हो जाए। बट ये एक्चुअल में डिफॉल्ट सर्विसेज है, तो वो एक्चुअली में हम्म। स्लिप कंडीशन पे हो, ऐसा हो सकता है हाइबरनेट कंडीशन पे हो सर्विसेज, ऐसा होगा। हम्म। तो आपको सिर्फ उस सर्विस को जगाना है, बस एनेबल करके स्टार्ट करना है बस, बाकी है ही वो आपके सिस्टम में। और कभी ऐसा भी ओके। होगा कि आपको दिख रहा है उसका स्टेटस, कि वो स्टेटस में जो है वो रनिंग एक्टिव सब कुछ सही है, और आप एक्सेस करते हो तो नहीं होता है, तब आपको उसको ओके। ये एनेबल स्टार्ट और रिस्टार्ट जो है वो देना ही पड़ता है, क्योंकि वो रिफ्रेश हो जाए। ओके। इसमें भी कोई भी सर्विसेज ऐसा हाइबरनेशन में हम कर सकते हैं क्या? यही मतलब डिसेबल कर दो उसको, तो वही हाइबरनेशन मोड। डायरेक्ट डिसेबल कर देंगे? हाँ स्टॉप कर दो, स्टॉप यानी हाइबरनेट पे हो जाएगा। ओके। जो सर्विसेज नहीं चाहिए ऐसा है आपको, तो स्टॉप कर दो उस हम्म। टाइम पे। स्टॉप का हम्म। ऑप्शन है, एनेबल का ऑप्शन है। एनेबल यानी, सॉरी डिसेबल का ऑप्शन, डिसेबल यानी कि वो टोटली डेड कंडीशन में चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उसके पैकेजेस तो ओके। इंस्टॉल ही है, लेकिन सर्विस जो है वो डेड कंडीशन में चलेगी, डिसेबल में। और स्टॉप करते हो तो टेम्पररी बेस पे वो स्टॉप रहेगा, जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हो, तब तक वो स्टॉप रहेगा। हम्म। ओके। ठीक है चल। तो ये बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो डिफॉल्ट अवेलेबल है सिस्टम में, हम्म। और ये हर एक सर्विसेज के लिए आपको ये सर्विस जो है उसको चालू करनी ही करनी है, ये अभी लास्ट तक आपको ये आएगा। हम्म। सिस्टम सीटीएल, रीस्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप, ये लास्ट तक आपको आएगा, पूरा लिनक्स कंप्लीट होगा तब तक ये आएगा ही आएगा, हर एक टॉपिक में ये आपको करना पड़ेगा। कि अभी ओके। हम आगे जाके एसएसएच पे, फायरवॉल पे, एचटीटीपी पे, उस पे ही काम करेंगे। तो सर्विसेज जो है वो हम्म। पहले आएगी आपके इस टॉपिक। ओके। वन थिंग मैम, जैसा हम अगर RSCE करते हैं तो भी क्या इसी पे हम करेंगे या फिर उसके लिए कोई अलग OS हो? नहीं नहीं, ये सेम? सेम ही है, ओके। कुछ अलग नहीं है, सेम ही जैसे विंडोज में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दोनों अलग अलग है ना? है। तो यहाँ पे भी है ना, काली लिनक्स है, उबंटू है, वो क्लाइंट सर्विसेज है सारी, क्लाइंट बेस्ड ओएस। और इसका जो ये हम्म। हम पढ़ रहे हैं RSCA का जो वर्जन 9 का सर्वर ओएस, ये इसका है सर्वर ओएस का वर्जन 9, हम्म। रेड हैट का वर्जन नहीं, ओएस। जैसे हाँ, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर जो होता है वो भी क्या यही यूज करता है हाँ जो हम एक यूज ही कर है रहे सर्वर, हाँ सर्वर ओएस एक ही है, यही है। फिर वो तो हैं? उबंटू ओके। और सेंटोस जो है वो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, बट वो एक्चुअल हम्म। बेसिस में फिर क्लाइंट साइड आप यूज करते हो। सर्वर ओके। साइड उसको, सर्वर तो ये एक ही ओएस आपके पास, और हम्म। कोई ओएस नहीं है, वो तो एज अ क्लाइंट बेस है, काली लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, सेंटोस हो गया, वो क्लाइंट साइड।
ओके। उसमें आपको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है सर्वर जैसी, है ही नहीं। चलो अब दूसरा हम लोग बात करते हैं फायरवॉल की। तो फायरवॉल के बारे में हम लोग डिस्कशन करें तो एज अ फायरवॉल जो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो नेटवर्क जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग फायरवॉल जो है वो यूज करेंगे। नेटवर्क के जो पैकेजेस जो है वो फिल्टर होके आए, उसको कंट्रोल कर सके एक्सेस करते वक्त, ओके। इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल कर सके। तो ये उसको सिक्योर करने के लिए, नेटवर्क पैकेजेस को सिक्योर करने के लिए हम यूज करते हैं फायरवॉल, और वो भी लिनक्स में। कनेक्शंस जो भी आपका हुआ हो, इनबाउंड का हुआ हो या आउटबाउंड का हुआ हो, फायरवॉल जो है उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिक सबनेट, आईपी एड्रेसेस, पोर्ट नंबर्स, ये ओके। एक्चुअली में एक्सेस करने के लिए यूज होंगे। नेटवर्क जो है वो पूरा यूज होगा, यानी कि पैकेजेस नेटवर्क के सिस्टम के जो कोई भी एक्सेस हो रहे हैं या तो ट्रैवलिंग कर रहे हम्म। इन बिटवीन, नेटवर्क जो है वो कैसे सिक्योर है, वो आपको जब फायरवॉल आप लगाते हो तब आपको ये सारी ओके। चीजें जो है वो अंडरस्टैंड होती है। सेकेंड थिंग, एक छोटे से डायग्राम से हम लोग अंडरस्टैंड करें फायरवॉल को, तो मान लो कि यहाँ पे ये आपका फायरवॉल जो है वो लगा हुआ है, आपका सिस्टम हम्म। जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, और राउटर और वो सब कुछ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ओके। एक्सेस पॉइंट लिख दो या तो राउटर लिख दो, और ये हो जाएगा आपका फायरवॉल, और ये हो जाता है आपका पीसी। तो ओके। पहले क्या था कि फायरवॉल नहीं यूज करते हम लोग, तो सीधा हम लोग राउटर से पीसी एक्सेस कर लेते हैं। तो राउटर में से जो कुछ भी सर्च होके आएगा वो सीधा पीसी में, और पीसी जो सर्च करना चाहता है वो सीधा राउटर से बाहर पब्लिक। इन बिटवीन नो ओके। सिक्योरिटी, फर्स्ट थिंग। राउटर आपको प्रोवाइड करता है इनबिल्ड फायरवॉल, बट वो तो आपके नेटवर्क के कनेक्शन पे प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी। ओके। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि पीसीएन राउटर जो है, बट राउटर में से भी जो पैकेजेस आ रहे हैं उसमें नेटवर्क जो है वो फिल्टर फिल्टर यानी कि सिक्योर होके ही आए। तब उसके लिए ऑप्शंस तो मेरे पास कोई नहीं है कि मैं उसको सिक्योर कैसे करूं पैकेजेस को, वो भी इंटरनेट के पैकेजेस को तो कैसे सिक्योर करूं। ओके। लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं कि राउटर में से जो पैकेजेस बाहर निकलते हैं वो कोई डिवाइस के एक्सेस के बाद यहाँ पे मेरे सिस्टम पे आने चाहिए, और वो ऐसा डिवाइस मैं रख दूं जो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे मेरे सिस्टम पे, कि जब ये फायरवॉल लगा हुआ होगा, तो जब फायरवॉल जो है वो स्टार्ट होगा तो राउटर में आने वाले जितने भी पैकेजेस है वो फायरवॉल पे जाएगी, फायरवॉल जो है वो अलाउ करता है तो पीसी में जाएंगे। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा कि फायरवॉल के थ्रू डायरेक्ट पीसी के अंदर विदाउट परमिशन जो है वो चला जाए। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो जब भी आप, मेरे सिस्टम में मैंने यहाँ से गूगल क्रोम किया तो ये सीधा यहाँ से गूगल आ गया, मैंने यहाँ से कर दिया लाइक इंस्टाग्राम, तो ये तो तुरंत जो है वो इंस्टाग्राम या फेसबुक या तो गूगल ये जो है वो ओपन होके आ जाता है तुरंत। अब ये प्रोसेस में कहाँ सिक्योरिटी आई, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। मैं तो सीधा ब्राउजर में से पब्लिक में जा रही हूँ, इन बिटवीन कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो जो कंपनी होती है आईटी कंपनी, वहां पे ऐसा तो चलेगा नहीं, कभी भी कोई भी आ सकता है।
कोई भी कुछ भी सर्च कर सकता है, यहाँ से कोई भी अटैक्स के लिए किसी कोई चैनल को भी सर्च कर सकता है। तो यहाँ से मैं एज आईटी कंपनी के थ्रू मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसी कंपनी में से कोई ऐसा किसी ने ऐसा सर्च कर लिया पब्लिकली एज कि एज ए कोई अटैक जो है वो आपके सिस्टम पे कर सके, तो आपका सिस्टम जो है वो तो ओपनली है, तो वो डायरेक्टली आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है हैक करके। बहुत सारे ऑप्शंस है उसके पास, डीडोस बहुत अटैक्स यूज सारे। कर सकता है, सेशन हाइजैकिंग यूज कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस है, एसक्यूएल इंजेक्शन यूज कर, बहुत सारे ऑप्शन से वो अटैक कर सकता है, ब्रूट फोर्स अटैक है। ओके। तो यहाँ पे ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिक्योरिटी जो है उसको मुझे रखना पड़ेगा, और वो सिक्योरिटी जो है वो क्या रखेंगे, तो वो आएगा आपका फायरवॉल। तो फायरवॉल हम लोग लगाए कहाँ पे, तो राउटर एंड पीसी के बीच में। क्यों? राउटर में से पैकेजेस आएंगे, फिल्टर होंगे, फिर पीसी में जाएंगे। और फिल्टर के लिए क्या लगाएंगे, तो फिल्टर के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन पेज आएगा। आप जब फायरवॉल को लॉगिन करोगे तो ही आपको गूगल सर्च होगा, डायरेक्टली गूगल एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको पहला ही ओके। पेज यहाँ पे फायरवॉल का है, गूगल का नहीं। जब आपकी फायरवॉल लग जाती है उसके बाद डिफॉल्टली विंडोज आपको फायरवॉल देता है एज फॉर ओएस फायरवॉल, बट मैं जो बात कर रही हूँ वो डिवाइस का फायरवॉल जो आपके नेटवर्क पे लगता है। ओके। तो यहाँ पे जब भी आप ओपन करोगे, मैं जस्ट एक एग्जांपल बताऊं, फोर्टिनेट का एक फायरवॉल आता है। इस फायरवॉल को आप लगाते हो तो जब आप सिस्टम चालू करोगे तो उसका पहला पेज लॉगिन पेज फायरवॉल, इस फायरवॉल का फोर्टिनेट का मेन पेज जो है वो आएगा आपके पीसी पे डिस्प्ले पे। उसको आप यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद ही आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। मैं इसमें ऐसा भी सेट कर सकती हूँ कि कुछ रेंज, यानी कि 10 Mbps की रेंज का अकाउंट जो है वो अलग बनाओ, 20 Mbps का अकाउंट अलग बनाओ, 50 Mbps का अकाउंट जो है मैं अलग बनाओ। तो ऐसा भी ओके। फायरवॉल में अवेलेबल होता है। और मुझे लाइक स्टूडेंट को 20 Mbps की स्पीड देनी है, जीबीपीएस की स्पीड देनी है, तो मैं उसके यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो हर एक को दे दूं। एज अ फैकल्टी को 50 Mbps जीबीपीएस पे काम करना है, तो मैंने उसके लिए अलग से यूजर नेम पासवर्ड रखा है, मैं उनको दूं। ओके। यहाँ पे फायरवॉल से आपने डिवाइड भी कर लिया, जो जितनी स्पीड डिजर्व करता है वो दे दिया, ताकि जो स्टूडेंट्स आते हैं उस पर कंट्रोल रहे कि कौन क्या कर रहा है। इतने जीबी की लिमिट्स दे दो पर डे की, 10 GB 50 GB, ताकि कुछ ज्यादा यूज ना हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं मूवी डाउनलोड करने हाँ, वाले। लिमिट्स लगा दो उस पे। तो ये सब कुछ जो है वो फायरवॉल पे कर सकते हो। तो यहाँ पे लिनक्स भी आपको डिफॉल्टली फायरवॉल जो है वो प्रोवाइड करता है, ओके। आपको लगाने की अभी जरूरत नहीं है। आप डिफॉल्टली एज ए डिवाइस जो है वो कनेक्ट करते हो, तो वो लगाने के बाद की प्रोसेस जो है वो आपको बाहर उस डिवाइस में ही करनी पड़ेगी। लेकिन जो फायरवॉल इनबिल्ट है, जैसे हम यहाँ पे इस ओएस के अंदर देखें तो इसमें भी इनबिल्ट है फायरवॉल, वैसे यहाँ पे जो भी इनबिल्ट फायरवॉल है वो फायरवॉल भी सेम सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करता है लिनक्स। ओके। तो जब आप बोलते हो कि मुझे एसएसएल से मेरी सिस्टम जो है वो कनेक्ट करनी है दूसरे की, तो उसके ओके। लिए आपको फायरवॉल जो है वो पहले चालू करना पड़ता है। वो फायरवॉल बीच में आपको प्रॉब्लम करे, वो आपको डायरेक्टली एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता है। ओके। और उसके लिए कमांड आता है फायरवॉल
cmd, हाँ, ये उसका कमांड है। हाँ, उसको करना होता है रीलोड। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस यानी कि कमांड्स है बहुत सारे। तो वो सारे के सारे कमांड जो है फायरवॉल के, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ओके। अभी फायरवॉल एंड सिस्टम ऐसे लिनक्स पॉलिसी, वो दोनों के लिए एक और लेक्चर जाएगा कल। और फिर परसों से हम लोग चालू करेंगे एसएसएच, क्योंकि ये दो इम्पोर्टेंट है। ये आपको कोई नहीं समझाएगा कि जब एसएसएच करते हैं तो इन सब की जरूरत पड़ती है। ये एकदम बेसिक्स ओके। चीजें हैं, और ये ऐसा लगेगा कि हर रोज डेली यूज में है, लेकिन ये आपको लिनक्स भी प्रोवाइड करता है, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये डिफॉल्ट है उसमें, वो भी नहीं पता होता है ऐसी सर्विसेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये तीन टॉपिक जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो गए उसके बाद, और ये तीन के मॉड्यूल्स है। जो सर्विसेज देखी ना हम लोगों ने, वो मॉड्यूल है। ऐसे लिनक्स पॉलिसी दिखेंगे, वो भी मॉड्यूल है, और फायरवॉल जो है वो भी मॉड्यूल ही है। ओके। ठीक है, ओके। चलो तो फिर पासवर्ड ब्रेक कर लेना एक बार। और भी कोई प्रॉब्लम आता है तो बता। ओके। ओके। ठीक है, चलो, ओके। ओके। ओके, बाय।
लास्ट टाइम क्या डिस्कशन किया था? केबल्स, वायर्ड एंड वायरलेस केबल हो गए, ठीक है। डिवाइसेस हो गए, टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, नेटवर्क के टाइप्स हो गए, केबल्स के टाइप्स हो गए, वायरलेस टेक्नोलॉजी हो गया, ओएसआई लेयर्स एंड प्रोटोकॉल आज कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन एक बाकी है आपका, वो कर लेंगे। 2-3 प्रैक्टिकल बाकी है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो ओएसआई लेयर्स जो है उसकी डिस्कशन करें हम लोग। तो सबसे पहले तो ओएसआई लेयर जो है वो यूज कहाँ पे होता है भाई? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करें। तो ओएसआई लेयर जो है वो कहाँ पे यूज होता है? तो ओएसआई लेयर जो है वो आपका एक फॉर्मेट है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसको जब एक्सेस होता है तो वो कौन से प्रोटोकॉल पे, पोर्ट नंबर से इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होगा, वो आपको एक इंडिकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। अब ये जो मॉडल है, ओएसआई को मॉडल बोलते हैं। ओएसआई मॉडल जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे हर कोई अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, कहीं पे भी जो भी एप्लीकेशन है वो उसी स्क्रीन के अंदर, उसी एप्लीकेशन जो है वो एज इट इज वो उसको डिस्प्ले कर सके। मतलब ये हुआ कि मेरे लैपटॉप के अंदर जो मुझे दिखाई दे रहा है वेबसाइट के अंदर फेसबुक, और मैं मेरे फोन के अंदर जब मैं फेसबुक चालू करूं, तो क्या ये अलग फेसबुक है फोन का और लैपटॉप का अलग फेसबुक है? ऐसा तो होगा नहीं कभी। यहाँ पे आपको वेबसाइट व्यू मिलता है और यहाँ पे आपको फोन का व्यू मिलता है। तो यहाँ पे ओएसआई लेयर्स की हम लोग बात करें या तो ओएसआई मॉडल्स की, तो वो ओएसआई मॉडल जो है वो बनाया है आईएसओ ने, इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन है एक, सब्सक्राइब ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये ओएसआई मॉडल जो है वो क्रिएट किया हुआ है। इस मॉडल से हर एक प्रोसेस जो है वो फॉलो होगी। किसके लिए? सॉफ्टवेयर बनाओ, ओएस बनाओ, जो भी बनाओ उसी फॉर्मेट में फॉलो होगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं कि google.com, तो क्या गूगल यहाँ से पेंट में से सर्च होगा? नहीं होगा। उसके लिए फिक्स है कि ब्राउजर में से ही वो google.com ओपन होगा। तो ऐसा क्यों? कहीं से भी ओपन क्यों नहीं हो रहा है, ब्राउजर में से ही क्यों ओपन हो रहा है? तो वो फिक्स किया गया है, ब्राउजर जो है वो इसी काम के लिए आपको यूज करना। ओएसआई मॉडल जो है उसके अंदर हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर कैसे कनेक्ट करते हो और सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कैसे कनेक्ट करते हो, वो पूरा उसका सिनारियो है इस मॉडल के अंदर। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये उस मॉडल का नाम है। उसमें टोटल 7 लेयर्स होते हैं, जिस लेयर्स से आप अपनी प्रोसेस जो है वो यूज कर सकते हो। अब इस प्रोसेस को यूज करने के लिए आपके पास लेयर्स एंड लेयर्स के नाम जो है वो पता होने चाहिए, और कहाँ से कहाँ वर्क कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। 1 to 7 लेयर है नीचे से ऊपर। इस तरीके से आपको लेयर्स जो है वो यूज करने को मिलेंगे। तो ओएसआई लेयर्स की हम लोग डिस्कशन करें, यहाँ पे मैं लिख दूं तो भी चलेगा, या तो अभी कर देंगे। ये ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है ओएसआई लेयर्स के बारे में, हर एक को ओएसआई लेयर्स अंडरस्टैंड होगा ही।
तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट से 7 लेयर, यानी फर्स्ट लेयर जो है वो यहाँ पे आएगा आपका फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर जो है वो आपका फर्स्ट नंबर का लेयर है। सेकेंड नंबर का लेयर जो है वो ये है, ये आपका थर्ड नंबर का लेयर, ये आपका 4 नंबर का लेयर, या फिफ्थ, और ये 6, और ये 7 नंबर। ऐसे आपके 7 जो लेयर्स जो है वो इस तरीके से इंडिकेट होते हैं। उसमें फर्स्ट लेयर जो है उसका नाम क्या है, फिजिकल, और 7th लेयर है उसका नाम है एप्लीकेशन। अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि मुझे गूगल सर्च करना है, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? मैंने ऐसा बोला कि मुझे गूगल सर्च करना है, तो क्या ओपन करोगे पहले फर्स्ट में? क्रोम चालू कर दोगे पहले। तो ये जो है, जो क्रोम पे आप जाते हो और उसके अंदर कुछ लिखते हो मतलब राइट किया आपने google.com, तो वो जो जगह है, ये जो जगह है यहाँ पे, ये जो आप लिखते हो यहाँ पे, ये जगह आपकी एप्लीकेशन लेयर जो है उसको बोला जाता है। जो एप्लीकेशन लेयर में यहाँ पे जो आपको लिखना है और वो सर्च होता है, वो जगह इसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। यानी कि आपकी प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होती है, आपके ब्राउजर के ऊपर। यानी कि ब्राउजर पे आपने जो लिखा है उसके सर्च बार के अंदर, वो सर्च बार में आप जो भी लिखोगे वो सर्च होगा, तो वो काम काम करता है एप्लीकेशन लेयर। अब जैसे आपने लिख दिया google.com क्रोम के अंदर, अब क्रोम के अंदर जैसे ही आपने यहाँ से सर्च किया, मैंने यहाँ पे लाइक लिख दिया यहाँ पे google.com, और जैसे ही मैंने यहाँ तक, आपकी एप्लीकेशन लेयर काम करेगी। सिर्फ आपने लिखा और कुछ नहीं किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऐसी साइट लिखी, यानी कि ये जो लिखना, सर्च करना, सर्च बार प्रोवाइड करना, ये पूरा एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर मारोगे, तो ये कुछ ओपन हो गया यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर। यानी कि कुछ प्रेजेंट हुआ, कोई डेटा जो है, जो आपने लिखा हुआ था, वो पेज यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। जो भी आपने एंटर किया, उस एंटर के साथ आपको ये कुछ इस तरीके से कुछ मिला, जो भी कोई डेटा मिला हुआ हो। अब मुझे यहाँ पे शेल स्क्रिप्टिंग जो है वो यूज करना है। उसमें मान लो कि एक टॉपिक है मेरा ये वाला, ये मुझे यूज करना है, बट मुझे यहाँ पे ये भी चाहिए, तो मैंने इस यहाँ पे कर दिया ओपन न्यू टैब, यहाँ पे ओपन न्यू टैब, ये भी ओपन न्यू टैब, तो ये मैंने यूज कर लिया। तो ये पर्टिकुलर क्या हो गए, उसके अलग अलग सेशन। यानी कि जब आप उस इंफॉर्मेशन को अलग से आप उसको कम्युनिकेट करते हो, तब वहां पे आपका लेयर काम करता है सेशन। सेशन लेयर जो है वो किस तरीके से काम करेगा, आप जब उसको पर्टिकुलर कोई भी आपका टॉपिक जो है वो आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पे लिखा है इंटर होस्ट कम्युनिकेशन। यानी कि जैसे फोल्डर टू सब फोल्डर होता है, पेरेंट डायरेक्टरी चाइल्ड डायरेक्टरी होती है, वैसे यहाँ पे जो प्रेजेंट, यानी कि जितने भी लिंक्स अवेलेबल है, उन सारे लिंक्स को आप अलग 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 नए नए टैब के अंदर ओपन कर लो, और उनकी अलग अलग खुद की अलग अलग सेशन हो, उनको बोलते हैं सेशन लेयर। इसलिए बोला गया है इंटर होस्ट कम्युनिकेशन।
चलो अभी सर्च कर लिया, सेशन भी ओपन हो गया। अब सेशन के अंदर जो पड़ा है उसको तो मुझे डाउनलोड करना है। तो ये सब कुछ चल रहा है आपका ब्राउजर में, डाउनलोड करना है आपके सिस्टम में। तो ब्राउजर से सिस्टम को क्या लेना देना, पहले तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग, और वो भी सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए। इसके लिए आपको यूज करना है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो आपका काम करता है सेशन लेयर से नेटवर्क लेयर को एक्सेस करने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर जो उसकी जरूरत पड़ती है, सेशन लेयर से नेटवर्क लेयर को कनेक्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है टीसीपी एंड यूडीपी नाम के प्रोटोकॉल से काम करता है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन बोलते हैं हम उसको। सेशन से नेटवर्क, नेटवर्क से सेशन, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। यानी कि मुझे कुछ डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर मेरे में सिस्टम में होना चाहिए। तो मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट कौन रहेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कनेक्ट करता है, यानी कि कनेक्टिविटी, उसके बाद आप नेटवर्क को कनेक्ट करके आपको जो डाउनलोड करना है कर सकते। तो यहाँ से अभी आपको क्या मिल रहा है, नेटवर्क। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो कि क्या अवेलेबल होगा, राउटर। उस राउटर के पहले यूज किया हुआ होगा लाइक अ स्विच, यानी कि डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क डायरेक्टली तो आएगा नहीं। नेटवर्क मान लो राउटर जो है घर पे आ गया, तो उसके उसके बाद आप क्या करोगे, आपके सिस्टम को कनेक्ट करोगे। यहाँ पे बीच में एक डिवाइस रखा हुआ है, स्विच एज अ। तो डेटा लिंक एज क्या काम करता है, ये तीन लेयर जो आप देख रहे हो वो मीडिया लेयर है। ये हार्डवेयर पे काम, इन तीनों को आप टच कर सकते हो, इन तीनों को आप नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो, क्योंकि तीनों के तीनों ब्राउजर पे काम करते हैं। लास्ट के तीन जो है वो हार्डवेयर पे काम। नेटवर्क कनेक्ट करना, नेटवर्क को कौन से डिवाइस को एक्स्ट्रा रख के कनेक्ट कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं जो उसका सोर्स है वो। तो ये पूरा आपका फिजिकल डेटा लेकर नेटवर्क वहां पे काम करता है। फिजिकल यानी कि मान लो मेरा पीसी, तो मैंने यहाँ पीसी में से इंटरनेट कनेक्शन लेके आना है, तो पीसी टू स्विच, स्विच टू राउटर, तब जाके मेरा कनेक्शन जो एस्टेब्लिश होगा। तो इसका मीनिंग ये होता है कि पूरी प्रोसेस जो है वो पहले ऐसे होगी। पूरी प्रोसेस जो है वो पहले इस तरीके से होगी, और पूरी प्रोसेस जो है वो बाद में ऐसे होगी। और हर एक लेयर का एक डेटा है, डेटा यूनिट, यानी कि आप कुछ खरीदते हो, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट खरीदा, तो मिल्क खरीदा तो किस में आता है वो, लीटर में आता है। वैसे यहाँ पर भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन जो है वो हमेशा किस में होंगे, डेटा फॉर्मेट में होंगे, दिखेंगे आपको डेटा फॉर्मेट। ट्रांसपोर्ट लेयर हमेशा सेगमेंट्स फॉर्मेट में होता है, बंच फॉर्मेट में होता है। पैकेजेस यानी कि पैकेजेस के फॉर्मेट में होगा। पैकेजेस में क्या क्या हो सकेगा, आईपी एड्रेस होगा एक, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, कहाँ से कहाँ पहुंचाना है डेटा वो होगा। सेम थिंग डेटा लिंक में होगा, फ्रेम सेजर। तो हमेशा डेटा लिंक लेयर जो है वो काम करता है मैक एड्रेसेस के ऊपर, आईपी एड्रेसेस पे नहीं, मैक एड्रेसेस पे काम करता है। तो साथ में बिल्डअप हो जाएगा मैक एड्रेस, और फिर फिजिकल सिस्टम पे वापस आएगा, और जाएगा भी ऐसे ही। तो ओएसआई लेयर्स जो है उस पे डेटा यूनिट जो है वो पीडीयू बोलते हैं उसको, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। वो आपको याद रखने हैं, लेयर्स के नाम याद रखने हैं, और लेयर्स का काम है वो याद रखना।
तो ये हो जाएगा आपका OSI लेयर्स। टोटल 7 लेयर्स है उसमें। लेयर्स है वो कौन कौन से है वो बताएगा, डेटा जो है वो कौन कौन सा है वो बताएगा। अच्छा, तो अभी बात करते हैं प्रोटोकॉल की। चलो, तो प्रोटोकॉल के अंदर नंबर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स जो है वो अवेलेबल है पहले। उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि डेली यूजेस के प्रोटोकॉल्स जो आपको हर बार याद करके ही जाने होंगे। ये इंपॉर्टेंट वाले जो कोड नंबर के साथ बताता है, तो कोड नंबर भी साथ साथ में हो जाए आपके। थोड़ी कम है। अभी जैसे कि ये प्रोटोकॉल्स एंड प्रूफ नंबर्स है, इम्पोर्टेंस जो है ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएंगे इसके अंदर, नहीं होगा तो एक्स्ट्रा देख लेंगे। चलो, तो प्रोटोकॉल जो है उसमें फर्स्ट जो है वो 20 एंड 21 एक लिखा हुआ है जिसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहाँ पे यूज होगा? फाइल ट्रांसफर के वक्त FTP प्रोटोकॉल जो है वो काम आता है। 20 एंड 21 सिक्योर शेल कब यूज होगा? SSH कब यूज होगा? एस किसके लिए? हाँ, तो फिर और टेलनेट प्रोटोकॉल वो भी सेम रिमोट कनेक्ट करने के लिए लेकिन विदाउट सिक्योर, लेकिन अब उसका यूज इतना ज्यादा नहीं होता है। टेलनेट से भी आप एक्सेस कर सकते हो रिमोटली एंड सिक्योर सेल से भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, यानी कि जब मेल ट्रांसफर होगा तब आप ये प्रोटोकॉल जो है वो यूज होता है। उसके लिए कौन सा नंबर है? 25, 23, 25 ये सब आपको याद रखना है। दूसरा है DNS डोमेन नेम सिस्टम 53 नंबर। कब यूज होगा? एज अ डोमेन एक्सेस करने के लिए। जब आप क्रिएट करते हो डोमेन बनाते हो DNS 53 नंबर। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या है ये? DHCP
जब आपके आईपी एड्रेस जो आपको ऑटोमेटिक मिल रहे हैं वो डीएचसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आईपी एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल 67 एंड 68 सर्वर एंड क्लाइंट साइड दो है इसमें। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये कब यूज होगा, 80 नंबर का पोर्ट। एचटीटीपी फुल फॉर्म आ गया, पोर्ट नंबर आ गया, 50 बार यूज कर लिए। वेबसाइट सर्च करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है वो यूज होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो मेल ट्रांसफर हो चुके उसको ड्राफ्ट में स्टोर है और बाद में वो एक्सेस होंगे, बाद में जो सेंड होंगे, तब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होता है 110। नेट बेस्ड नेम सर्विसेज, नेम सर्विसेज नेमिंग सर्विसेज के लिए 137 जो है वो यूज होता है। 143 किसके लिए है, मैसेज एक्सेस करने के लिए है। सिक्योर एचटीटीपी 443 ये है आपका एचटीटीपीएस। 445 माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी में काम आता है। एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का एक रोल है जिसके लिए स्पेसिफिक 445 प्रोटोकॉल जो है वो काम करता है। ये नंबर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स है जिनके पोर्ट नंबर जो है आपको याद रखने हैं विथ प्रोटोकॉल्स के नेम, फुल नेम्स, सारे के सारे प्रोटोकॉल्स के नाम जो है वो आने चाहिए और उसी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर भी याद होना चाहिए। इंटरव्यू के अंदर ओएसआई लेयर, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर्स ये आपको पूछेंगे, ये 100%। इनको क्या यही प्रोटोकॉल है क्या होती है? बहुत सारे पोर्ट नंबर तो काफी है। पोर्ट नंबर भी बहुत ज्यादा है। और प्रोटोकॉल भी बहुत है। ये रहे पूरी शीट। और जो ओएसआई लेयर्स है, ओएसआई लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं अभी वो देखेंगे। एप्लीकेशन लेयर में कौन काम करता है, एचटीटीपी, एफटीपी, आईआरसी, एसएसएच एंड डीएनएस। प्रेजेंटेशन में एसएसएल, एसएसएच, आईएमपी, एफटीपी, एमपीजी, एनजेपीजी। सेशन में आरपीसी, H245, सॉकेट्स एंड बीनस्टॉक्स। ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी यूडीपी, नेटवर्क में आईपी, आईसीएमपी, आईपीसेक, आईजीएमपी। डेटा लिंक लेयर में ट्रिपल पी, स्विच, ब्रिज, इथरनेट। और फिजिकल में तो वायरलेस, वायर्ड, हब, रिपीटर, आपका पीसी, ये सब फिजिकल में आता है। तो ओएसआई लेयर्स के लिए कितने प्रोटोकॉल्स काम करते हैं और नंबर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स और उसके वो नंबर। चलो अभी ये हो गया कि नेटवर्क के डिवाइसेस कौन कौन से हैं, यानी कि कौन सा नेटवर्क जो है वो आपको चलाना है आपके सिस्टम में। तो मैंने वाईफाई चूज किया या लैन कनेक्शन चूज किया।
तो लैपटॉप तो परचेस करके आ गए, लेकिन उसके साथ में जो हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों चीजें हैं, तो नेटवर्क जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हार्डवेयर के थ्रू नेटवर्क जो है वो किस तरीके से कनेक्ट होता है, तो उसके लिए आपको ओएसआई लेयर जो है वो उसकी जरूरत पड़ती है। तो वो हम लोगों ने डिस्कशन किया, ओएसआई लेयर्स 7 लेयर्स होंगे। 7 लेयर के अंदर अपर लेयर एंड लोअर लेयर होता है। लोअर लेयर जो है वो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होके काम करते हैं, अपर लेयर जो है वो ब्राउजर के साथ कनेक्ट करके काम करते हैं। अब ये आपका पूरा ओएसआई लेयर है। ओएसआई लेयर में से एक और लेयर यानी कि एक और मॉडल बना था, जिसका नाम है टीसीपी आईपी मॉडल। आप ऐसा बोल सकते हो ओएसआई मॉडल जो है वो एज अ रेफरेंस मॉडल है, टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो उसमें से टेक्स्ट बुक्स जो है वो जनरेट की है, ऐसा बोल सकते हैं, और कोई चेंजेस नहीं है। चलो टीसीपी आईपी मॉडल का हम लोग डिस्कशन करें तो दोनों के दोनों सेम ही है। कैमरा पाछળ છે, કેમેરો પાછળ જ છે, કમ્પ્લેન આવશે તો પછી મન ના કહેતા। चलो तो ओएसआई मॉडल जो है, ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर जो है अवेलेबल है, और उसी में से टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो जनरेट किया गया है। टीसीपी आईपी मॉडल जो है उसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर को एक ही लेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। तो ओएसआई मॉडल जो 3 लेयर पे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन जो एक होके काम होगा, उसका टीसीपी आईपी मॉडल ने एप्लीकेशन लेयर नाम का लेयर जो है वो बना दिया, जो तीनों काम एक ही लेयर पे होते हैं, जो अभी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये तीनों एक साथ काम करेंगे। इसमें एंटर कर दिया, इसका पेज आ गया, उसमें सेशन जो है वो ओपन कर, तो एक ही लेयर पे वो सारा काम हो गया। तो तीनों को कंबाइन करके बना दिया है एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को एज इट इज रखा है, नेटवर्क लेयर को सिर्फ नाम चेंज किया है इंटरनेट लेयर। अब आप राउटर से सीधा मोबाइल या लैपटॉप जो है वो कनेक्ट कर देते हो, यानी कि डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर को एक कर दिया है, जिसको बोला है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो कितने लेयर का है? 4। और ओएसआई मॉडल जो है वो कितने लेयर्स का है? 7। 7 लेयर का ओएसआई मॉडल है, 4 लेयर का टीसीपी आईपी मॉडल है। टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी का नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। इन सब के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो काम करता है, एंड एक और है यूडीपी प्रोटोकॉल, वो काम करता है। टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि दोनों को कनेक्ट करते हैं, सेशन और नेटवर्क को, तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
और टीसीपी एंड यूडीपी की बात करें हम लोग तो टीसीपी इज अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी इज अ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो किस तरीके से काम करता है वो देखना है आपको। सेशन लेयर से नेटवर्क लेयर जब कनेक्ट होगा तो ये दो प्रोटोकॉल जो है वो काम करते हैं। फर्स्ट सेशन में से जो कुछ भी रिक्वेस्ट आएगी वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू नेटवर्क लेयर में जाएगी, लेकिन जैसे आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो तो सामने से जब रिप्लाई आता है तो ही आप उसके साथ कम्युनिकेशन जो एस्टेब्लिश कर सकते हो। तभी आप उसको मैसेज करो, टैग करो, रिप्लाई करो, रिप्लाई देखेगा, वो रिप्लाई का आप आंसर दोगे, तभी ये पॉसिबल है। तो मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, उसने एक्सेप्ट की, उसके बाद हम लोग उसमें बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो ट्रस्टेबल है, वो ट्रस्टेबल प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी। यानी कि पहले क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हुआ कि नहीं, वो सिंक हो गया, उसके बाद सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मीनिंग होता है कि दोनों साइड कम्युनिकेशन हो गया कि नहीं वो पहले देखेगा। देख लिया उसके बाद दोनों के दोनों एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद ही डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं यहां से पैकेज सेंड कर दूं और वहां पे उसको ना मिले तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद सामने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे आई, अभी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया है, अभी आप उसको डेटा शेयर कर सकते हो। आप फेसबुक इंस्टाग्राम में बस रिक्वेस्ट भेजते हो तो किसी ने रिजेक्ट मार दी तो, और एक्सेप्ट कर ली तो फिर आप कम्युनिकेट हो गए तो फिर आप बात कर सकते हो उसके साथ। तो टीसीपी इसी तरीके से काम करेगा। पहले चेक करेगा बीच में ट्रैफिक है कि नहीं, वो भी चेक कर लेगा, सामने वाला ऑन है कि नहीं वो भी चेक कर लेगा, चालू है कि नहीं वो भी चेक कर लेगा। पहले डायरेक्टली डेटा नहीं भेजता है वो। इसलिए टीसीपी इज अ ट्रस्टेबल प्रोटोकॉल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो ही डेटा ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज ट्रांसफर ही नहीं करेगा। देन यूडीपी ट्रांसफर करके रख देगा, जो होगा वो देख लेगा। रिक्वेस्ट सेंड कर दी, फिर रिस्पांस आए या ना आए उसको कोई लेना देना नहीं है, वो काम होता है यूडीपी का। देखो यहाँ से उसने रिक्वेस्ट सेंड की, यहाँ पे रिस्पांस 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 आया नहीं आया, बहुत टाइम हुआ, कोई लेना देना नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन जैसा है उसका। यूट्यूब है तो यूट्यूब पे वीडियो आपने अपलोड कर लिया, फिर 50 लोग देखे या 50,000 लोग देखे, उससे आपको कोई लेना देना, आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी बस। आप उसको सामने कुछ बोल भी नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो। तो ऐसा काम है यूडीपी का, और ट्रस्टेबल काम है टीसीपी का। और जरूरी नहीं है कि हर बार टीसीपी यूज कर, कभी यूडीपी भी काम आ सकता है, कभी टीसीपी भी काम आ सकता है। तो टीसीपी इज अ ट्रस्टेबल प्रोटोकॉल। उसका हम डिफरेंस देखें। TCP is secure, UDP is unsecure. TCP is a connection oriented, UDP is a connection less. उसको कोई परवाह नहीं है रिक्वेस्ट करने के बाद रिस्पॉन्स आए या ना आए। TCP is a slow, UDP is a fast, क्योंकि उसको ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कि वो पहले चेक करे फिर डेटा भेजे, तो वो फास्ट प्रोसेस करेगा। गारंटी है कि ट्रांसमिट होगा ही होगा डेटा, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। used by critical applications, used by real time applications, जो रियल टाइम चल रहे हैं उसी के ऊपर ये काम करेगा, ये क्रिटिकल एप्लीकेशन पे काम करेगा। इसका जो मैकेनिज्म है, ये जो है वो पैकेज रीऑर्डर मैकेनिज्म।
और ये है नो रीऑर्डर मैकेनिज्म्स, मतलब मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, फिर एस्टेब्लिश भी हो गया कनेक्शन, और फिर मैंने डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। अब आधा डेटा चला गया, आधा डेटा रह गया, ऐसा कुछ होगा प्रॉब्लम, तो मैं उसको फिर से दोबारा मैं उसको सेंड कर सकती हूँ, लेकिन वो मुझे बताएगा। तो वो टीसीपी में पॉसिबल है ऐसा सब कुछ प्रोसेस, यूडीपी में ऐसी कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं। कुछ डेटा किसी ने मुझे भेजा, आधा आया आधा नहीं आया, तो मैं उसको तो बोल सकती हूँ कि आधा ही डेटा आया है, तो वो बाकी का डेटा जो है मुझे शेयर कर देगा। बट वो कब होगा? जब दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो, और वो कौन कर सकता है? टीसी। तो भी तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज यूडीपी तो ये कर नहीं पाता है। फ्लो कंट्रोल एंड नो फ्लो कंट्रोल। नो फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल का मीनिंग होता है कि एक साथ डेटा जो है वो टीसीपी के थ्रू जाना चाहता है, यूडीपी के थ्रू जाना चाहता है। फ्लो कंट्रोल यानी कि टीसीपी जो है वो एक लाइन में सबको कर देगा, एक क्यू के अंदर कर देता है, फिर वन बाय वन रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट करेगा, तो वो खुद ही ये प्रोसेस जो है वो करता है, उसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। ये नहीं कर पाता है ऐसा अपने आप। एडवांस एरर चेकिंग, एरर जो है वो भी खुद चेक करेगा। ये चेकसम से एरर जो है वो यूज करेगा कि चेकसम से एरर जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। 20 बाइट्स हेडर एंड 8 बाइट्स हेडर, उसका जो पैकेज ट्रांसफर करने का जो ऑप्शन है वो कितने बाइट्स में जाएगा। ओके। एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म एंड नो एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मीनिंग क्या होगा? एस्टैब्लिश। जब एक्नॉलेजमेंट होगा तो ही डेटा ट्रांसफर करेगा। ये यूडीपी जो है वो तो एक्नॉलेज करता ही नहीं है। कनेक्शन हुआ कि नहीं वो चेक ही नहीं करता है यूडीपी। ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि नहीं वो पहले चेक करता है, उसके बाद सेंड करता है डेटा। इसको बोलते हैं 3 वे हैंडशेक। इसको कोई ऐसा कोई नाम नहीं है और ना ही कोई हैंडशेक मैकेनिज्म है। टीसीपी के लिए डीएनएस, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएमटीपी काम करते हैं। यूडीपी में डीएनएस, यूडीपी, डीएचसीपी, यूडीपी, टीएफटीपी, यूडीपी, ये सारे के सारे यूडीपी में भी काम करते हैं। अब जरूरी तो है नहीं का रिक्वेस्ट पहले ही एक्सेप्ट कर लिया और फिर एस्टेब्लिश करने के बाद ही आपको आगे काम करना है। कभी किसी को जरूरत ना भी हो तो यूडीपी यूज कर लेगा। जब ऐसी स्ट्रांगली जरूरत हो तो टीसीपी। तो दोनों ऐसे कनेक्शंस है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे सबसे इंपॉर्टेंट यही चीजें होगी। और टीसीपी यूडीपी के बारे में डिफरेंस जो है इंटरव्यूज में आते ही है, और वो भी पूछा जाएगा कि टीसीपी यूडीपी कौन से प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। तो क्या बोलोगे? ट्रांसपोर्ट लेयर जो सेशन एंड नेटवर्क लेयर को कनेक्ट करता है। ये भी आप ही को याद रखना पड़ेगा। और डिफरेंस पूछे तो ये सारे उसके डिफरेंसेस है। एग्जाम्पल बोले तो क्रिटिकल एप्लीकेशन और रियल टाइम एप्लीकेशन। ओएसआई लेयर, प्रोटोकॉल्स, पोर्ट नंबर्स, टीसीपी, यूडीपी। और प्रोटोकॉल जो है वो कौन से लेयर्स पे काम करेंगे, वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, अभी आईपी एड्रेसेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके पहले आपको जो काम करना है वो काम करना है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट से लेके आज के दिन तक कितनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है विथ सर्वर एंड ओएस दोनों, उसका लिस्ट आउट चाहिए मुझे विथ वर्जन। विंडोज 7 है तो उसके कितने वर्जन है, विंडोज 8 है तो उसके कितने वर्जन है, विंडोज 10 है तो उसमें कितने वर्जन है। तो फर्स्ट से लेके
आज तक के जो भी सर्वर एंड बेसिक ओएस उसमें कौन कौन से वर्जन है और क्या क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट की सारी विंडोज प्रोडक्ट पे, और सेम प्रोसेस आप करोगे लिनक्स के लिए। ये दो है वो आपको रेडी करके लेके आना है नेक्स्ट लेक्चर। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है विथ सर्वर ओएस, जैसा मैं बोल रही हूँ क्लाइंट ओएस सर्वर ओएस दोनों की डिटेल्स चाहिए, विंडोज की एंड लिनक्स की दोनों के लिए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, किसी का लैपटॉप लेके या तो फिर VMware में कर लेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो आपको रेडी करके लेके आना है विंडोज ओएस, हर एक ओएस के बारे में, और लिनक्स कौन कौन सी ओएस है सिर्फ नाम लिखना है फर्स्ट से लेके आज के दिन तक क्या चल रहा है, विंडोज 10, विंडोज 5, विंडोज 5 में कौन सा वर्जन है, विंडोज 7 है तो 7 में कितने कितने वर्जन है, 8 है तो 8 में कितने वर्जन है, 10 है तो 10 में कितने वर्जन है, ये सब आपको लिख के देना है मुझे। और ऐसा विंडोज के लिए भी और लिनक्स के लिए, दोनों के लिए। हो जाएगा इतना। तो वैसे लेयर प्रोटोकॉल्स वो देख लेना, एक TCP IP मॉडल देख लेना, TCP UDP का डिफरेंस देख ला, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो क्या होता है वो देखना है, और जो मैंने आज आपको दिया कुछ काम वो आपको कंप्लीट करना है आज। डन। चलो यहाँ तक रखते हैं आज। कल IP एड्रेसेस और सॉरी OSI OS जो है वो इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद IP एड्रेसेस।